हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अरिहंत बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन। ओसवाल बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको ओसवाल की प्लेलिस्ट मिलेगी। सेकंड नंबर पे आपको अरिहंत की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आज डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले के सभी चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, ये पार्ट दो पार्ट्स में आएगी। पहला पार्ट ये है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद एक सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अरिहंत बुक के सभी एमसीक्यू सोल्व हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में लगा रहे हैं। तो मैं भी अपना 100% लगाऊंगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जा सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है, इन विच वी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स। यस, बिल्कुल ठीक है ये। तो हम एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशन ही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट कोस ए 4/5 गिवन है, देन टेंजेंट ए हमें निकालना है। ओके, अगर हम बेसिक नॉलेज की बात करें तो कोस अगर दिया हुआ है, इसका मतलब वो दिया होगा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। और टेंजेंट हमसे पूछा है, इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। ये बात अगर आपके माइंड में है तो आप आंसर देखते ही लगा सकते हैं। कैसे? बेस कितना है? 4। इधर बेस 4 नीचे होना चाहिए, तो देखो नीचे 4 किस में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और यही आंसर हो गया टेंजेंट ए का। और अगर आप पूरा सोल्व करना चाहते हैं तो भी आप इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे। बेस इसका 4 है, मैं 4 बेस ले लेता हूँ, और हाइपोटेनस 5 है, मैं हाइपोटेनस को 5 ले लेता हूँ। पाइथागोरस से मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है जो कि 3 आएगा। देन मैं टेंजेंट लगाऊंगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं साइन ए। देखो बिल्कुल सेम लॉजिक मैं इसमें लगाऊंगा, क्योंकि साइन दिया हुआ है, कोस निकालना है। एक हाइपोटेनस दोनों में होता है, डिनोमिनेटर में नीचे। ये हाइपोटेनस है, कोस में भी नीचे हाइपोटेनस ही होता है। बी देखो किस में नीचे आ रहा है, ये रहा। आपको कुछ नहीं सोचना, और यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी आप अगर करना चाहते हैं तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दैट परपेंडिकुलर ए हो गया, हाइपोटेनस बी हो गया, ये वाली साइड निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगी। देन कोस निकाल देंगे कि बेस ये रहा अपॉन हाइपोटेनस। तो डिनोमिनेटर में तो हाइपोटेनस आना ही आना है, ये तो तय है, क्योंकि साइन और कोस दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोस थीटा दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसमें हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई बिल्कुल उसी तरीके से ट्रायंगल बना के करेंगे। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, देन पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये निकालूंगा, तो ये होगा 9 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का रूट, यानी कि 9 माइनस 4 5, और ये हो गया √5, ये हो गया √5। ओके, अब मैं वैल्यू पुट करना शुरू करता हूँ। 2, देखो सीकेंट, सीकेंट होता है हाइपोटेनस बाय बेस, कोस का उल्टा। तो डायरेक्ट इसका यहाँ पे तो हम कर ही सकते हैं कि ये 9/4 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दिया और स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 टेंजेंट परपेंडिकुलर ये रहा अपॉन बेस ये रहा, परपेंडिकुलर बाय बेस √5/2। स्क्वेयरिंग करनी है तो 5/4 हो जाएगा, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और -9 ये निकालना है। ओके, तो ये तो मैं देख रहा हूँ 9/2 बन रहा है, 9/2। ओके, इधर ये बन रहा है 5/2, 5/2, और -9 है। 9 + 5 होता है 14, 14/2 यानी कि 7, और -9, सो आंसर विल बी -2। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो काफी सिंपल था ये भी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है x cos a 8 के इक्वल है और 15 कोसिकेंट a इज इक्वल टू 8 सीकेंट a, देन x की वैल्यू निकालनी है। ओके, ये वाला जो x है इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अगर मैं x को इधर लेके जाता हूं तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि cos a इक्वल टू 8 अपॉन x है। अगर मुझे cos a की वैल्यू मिल जाए तो मैं 8 अपॉन x के इक्वल पुट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। ओके, cos की वैल्यू निकालते हैं। देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोस ए की मिल जाए या फिर देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कोस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस, अगर हाइपोटेनस की वैल्यू भी मिल गई तो भी एक्स हाइपोटेनस ही होगा। अगर बेस 8 है तो हम क्या करते हैं, बी अपॉन एक्स लेते हैं, इसके इक्वल पुट करते हैं। बाकी सब कंफ्यूजन बाद में देखेंगे। ओके, इधर दिया हुआ है 15 कोसिकेंट, कोसिकेंट होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू 8 सीकेंट, सीकेंट होता है हाइपोटेनस बाय बेस। ये हाइपोटेनस इधर जाके डिवाइड हो गया, ये हाइपोटेनस डिवाइड हो गया। ओके, ये बेस इधर जाएगा और 15 डिवाइड में आएगा। तो मैंने क्या लिखा, b अपॉन p इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। b अपॉन p बेस और परपेंडिकुलर आ चुका है। बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर है 15, 15। तो क्यों ना इसमें हम पाइथागोरस, सॉरी ये हाइपोटेनस लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर ये होगा। ओके, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, टू 289, 289 का स्क्वायर रूट 17। तो 17 इसका स्क्वायर रूट हो गया, यानी कि h की वैल्यू 17 आ गई। या ऐसे कर लो कि 8 अपॉन एक्स है, इसे कोस a के इक्वल रखो। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। 8 से 8 कट हो जाएगा, x इक्वल टू 17। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल था, बस इसको हमने कन्वर्ट किया और जो भी हमें चाहिए था बिल्कुल उसी फॉर्म में लिख दिया इसको। बिल्कुल सेम हम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी करने वाले हैं। साइन अल्फा बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज कर दिए गए हैं। तो देखो साइन ए किसके इक्वल होगा, 5 अपॉन अल्फा। ओके, अब हमें यही निकालना है। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि साइन अल्फा निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है 7 कोसिकेंट होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 6 इंटू हाइपोटेनस बाय बेस। ये इससे कट गया, b ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा। तो ये बना b अपॉन p इज इक्वल टू 6 अपॉन 7। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकल चुका है। बेस होगा 6, परपेंडिकुलर होगा 7। हाइपोटेनस होता है दोनों के स्क्वायर का सम। ओके, 7 स्क्वायर होता है 49 प्लस 36 और इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 85। मैं यहां लिख देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 85 आ चुका है ये, स्क्वायर रूट ऑफ 85 हाइपोटेनस। ओके, अब मुझे इसके इक्वल रखना होगा। देखो वैसे भी आंसर स्क्वायर रूट में आने वाला है और ऑप्शन में एक भी स्क्वायर रूट नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज ही आएगा इसका, नन ऑफ दीज। बाकी आप चेक कर सकते हो निकाल के, जैसे परपेंडिकुलर है 7 अपॉन हाइपोटेनस है स्क्वायर रूट ऑफ 85। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ 85 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7। लेकिन ऐसा कोई भी आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। नन ऑफ दीज हम मार्क कर देंगे, नन ऑफ दीज। हाँ, अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखना चाहें, देखो अप्रोक्सीमेटली ये 46 अपॉन 7 के इक्वल बन रहा है, क्योंकि ये लगभग 9 है, 9 से थोड़ा सा बड़ा ही होता है, 9 5 जा 45, तो 46 के अराउंड ही बन रहा है। लेकिन जब एग्जैक्ट हमें नहीं दिया गया है तो नन ऑफ दीज पर ही इसको हम मार्क करेंगे। अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल तो बन रहा है, अप्रोक्सीमेट, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बन रहा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ओके, 4 साइन थीटा 3 के इक्वल दिया हुआ है, देन ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। सिंपल है, हम क्या करेंगे, वही परपेंडिकुलर बेस वाला। देखो 4 को पहले यहाँ से हटा के डिवाइड में लेके जाना है, देन साइन थीटा 3/4,
साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये होता है साइन। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बेस निकालता हूँ, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 16 माइनस 9 7, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 बेस आ गया। वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो। चलो करते हैं, देखो 4 साइन स्क्वायर, तो साइन तो दिया ही हुआ है 3/4, 3/4 का स्क्वायर किया तो 9/16 आ गया। देन माइनस 3 इंटू कोस स्क्वायर, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर कर दिया, रूट 7 का स्क्वायर 7, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2। सिंपली एलसीएम ले सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। एलसीएम ले लेते हैं हम 16, 4 9 जा, ये 36 आएगा, माइनस 21 आएगा और प्लस 32 आएगा, प्लस 32। तो अगर हम ऐड करते हैं इनको तो 36 प्लस 32 ये बनेगा 68, और 68 माइनस 21 47 अपॉन 16, ये इसका आंसर हो गया। इसकी जो वैल्यू निकली है वो निकली है 47 अपॉन 16। इजी था ये भी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। साइन दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है। फिर से वही सेम प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ है, साइन का मतलब p बाय एच दे दिया हमें, तो p हो गया 4, h हो गया 5। बेस हमने निकाला बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बहुत फेमस है 3 4 5 का। जस्ट वैल्यू पुट करिए आप। 1 माइनस साइन, साइन तो हमें पता ही है 4/5, 1 प्लस कोस, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 3 है, हाइपोटेनस 5 है, वैल्यू पुट कर दी। मैं लेता हूँ एलसीएम, 5 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय, फिर से मैंने एलसीएम लिया, ये आया 5 प्लस 3, तो ये वाला पार्ट तो कट हो गया, बचा क्या? 5 माइनस 4 दैट इज 1 और 5 प्लस 3 दैट इज 8, तो 1 अपॉन 8, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, शायद ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। ओके कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। क्यू, अच्छा वो अलग है, ठीक है। क्यू की वैल्यू 90 डिग्री, पी क्यू 10 के इक्वल है, पी आर 15 के इक्वल है, देन इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके देखो, सबसे पहले तो बेसिक जो सबसे पहले दिमाग में आएगा ना, वो तो यही आएगा कि भाई हमें दिया हुआ है ये 90 डिग्री है क्यू पे, और पी और आर कहीं भी ले लो आप, बाकी पी क्यू दिया हुआ है 10 और पी आर, पी को नीचे ले लेता हूं मैं, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं बेस को नीचे रखते हैं, बाकी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पी क्यू आर ऐसे ले लेता हूं मैं, उससे क्या होगा बेस ये वाला रह जाएगा नीचे, नीचे क्योंकि पी एंगल के बारे में पूछ रहा है। अगर मैं पी को ऊपर लेता तो बेस आर क्यू लेना पड़ता, वो पी क्यू इधर ऊपर की तरफ लेना पड़ता मुझे, लेकिन जनरली हमारे माइंड में जो पिक्चर होती है वो ये होती है कि नीचे वाला बेस है, ऊपर वाला परपेंडिकुलर है, तो अब वो इमेज हमारी बिल्कुल सही रहेगी। ओके, अब इसने क्या बोला, पी क्यू 10 है, ये 10 हो गया, पी आर 15 है, ये 15 हो गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से 15 का स्क्वायर 225 माइनस 100 स्क्वायर रूट ऑफ 125, ये आ गया। जस्ट वैल्यू पुट करो, आप वैल्यू पुट करो। टेंजेंट पी दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 का स्क्वायर हो गया 125 अपॉन 10 स्क्वायर दैट इज 100, प्लस सीकेंट स्क्वायर पी, सीकेंट होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस 100, और प्लस 1 भी है, प्लस 1 भी है। ओके मैंने लिया इसके अंदर एलसीएम, सिंप्लीफाई करते हैं जरा। 125 प्लस 225, ये तो 350 हो गया, प्लस 100 450, 450 डिवाइडेड बाय 100, सिंप्लीफाई कर दें क्या, 9/2, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा, अब मैं इसका एक और मेथड है जो डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। वो क्या मेथड है, देखो। ये तो था कि एकदम से क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में ये आ जाएगा, तो लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद है, आपको आइडेंटिटीज में जो कि अभी तक याद ही होगी, क्योंकि अब एग्जाम बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो याद ही होगी ये। देखो, 10 स्क्वायर + 1 खुद ही सीकेंड स्क्वायर होता है। मुझे पता है 10 स्क्वायर + 1 सीकेंड स्क्वायर होता है, और एक सीकेंड स्क्वायर ये रहा, यानी कि ये बना 2 सीकेंड स्क्वायर। ये बना 2 सीकेंड स्क्वायर। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, देखो क्या। 10 स्क्वायर + 1 होता है सीकेंड स्क्वायर, और एक सीकेंड स्क्वायर ये रहा, और एक सीकेंड स्क्वायर ये बन गया, 2 सीकेंड स्क्वायर हो गया। यानी कि अगर 2 सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूँ तो भी वही होगा। अब देखो क्या दिया हुआ है। बेस मुझे दिया हुआ है 10, बेस मुझे दिया हुआ है 10, हाइपोटेनस मुझे दिया हुआ है 15। क्या मुझे कुछ निकालने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि सीकेंड सीकेंड क्या होता है, बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। ये सीकेंड स्क्वायर हो गया, इंटू 2 है तो इंटू 2 कर दो, यही तो निकालना है। तो सिंपली 2 इंटू हाइपोटेनस है 15, स्क्वायर किया 225, डिवाइडेड बाय बेस है 10, 10 का स्क्वायर किया 100। 25 9 जा 25 4 जा, देन ये 2 पे कट हो गया, 9/2 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से भी इसको सोचा जा सकता है। आइडेंटिटी के थ्रू मैंने इसको सोल्व किया। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू BC। देखो, जब भी किसी भी राइट ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, तो इसका मतलब उसके बाकी बचे हुए दोनों एक्यूट एंगल 45 45 के होंगे। ये आपको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है। इसके लिए आपको निकाल के ना देखना पड़े, आपको डायरेक्ट पता हो ये बात। देखो यहाँ पर बी तो 90 है, बी तो 90 है, और ए और सी मैंने इधर ले लिया। बी पे 90 है, ये कह रहा है ये वाली दोनों साइड्स इक्वल है। ए बी और बी सी दोनों साइड्स इक्वल है। भाई दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब टोटल सम हमें चाहिए 180 एंगल का, तीनों एंगल्स का टोटल सम 180 होता है। 90 तो ये अकेला ही हो गया, ये दोनों मिलकर 90 होने चाहिए। तो 45 45 कर दो, क्योंकि इक्वल भी तो है। बराबर बराबर 90 कैसे बन सकते हैं जब आधे आधे बट जाए। 45 इधर 45 इधर। हमसे पूछा साइन ए, यानी कि साइन 45। अब देखो, क्वेश्चन देखते ही हमें ये पता चलना चाहिए था कि ये दोनों इक्वल है, मतलब एंगल 45 है। साइन ए यानी कि साइन 45, सीधा हम आंसर मार्क करेंगे 1/√2। 1/√2 हम डायरेक्ट इसका आंसर मार्क कर सकते हैं इस तरीके से। तो काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ए बी 2 BC के इक्वल है। ये जो ए बी है वो 2 BC के इक्वल है, यानी कि BC को अगर मैंने x मान लिया तो ए बी 2x है, 2x। ओके, सीकेंट निकालना है। सीकेंट में हाइपोटेनस चाहिएगा। हाइपोटेनस चाहिएगा तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाता हूँ। और 2 का स्क्वायर हुआ 4, 1 का स्क्वायर हुआ 1, 4 + 1 5। x को एज इट इज चिपका दो लास्ट में। सीकेंट निकल गया। अब कह रहा है सीकेंट ए बताओ। सीकेंट ए, सीकेंट होता है हाइपोटेनस बाय बेस। देखो एंगल ये ले रहे हैं तो बेस इसको लेना पड़ेगा, बेस इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि 90 और जो एंगल हम लेते हैं वो दोनों जिस साइड के ऊपर होते हैं वही बेस होता है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर x परपेंडिकुलर है, इसका कोई काम नहीं है। हमें हाइपोटेनस दैट इज √5x डिवाइडेड बाय बेस दैट इज 2x, ये करना है। x से x हम कट कर देंगे, आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज √5/2। ये इसका आंसर हो गया, √5/2। ओके, नेक्स्ट। The value of cos theta increase as theta increase। बिल्कुल भी नहीं। देखो आपको मैं थोड़ा सा ग्राफ बता देता हूँ। साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चलता है। ये खाली 90 तक है, आपके 10th में जैसे 90 तक का ही है। अगर आप आगे भी पढ़ेंगे इसको तो 90 के बाद के एंगल के लिए कुछ इस तरीके से जाता रहता है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है।
मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो ये हमें तो सिर्फ 0 से 90 देखना है जो कि हमारे सिलेबस में है। 0 से 90 साइन की वैल्यू 0 होती है, फिर 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3/2 होती है और लास्ट में 1 हो जाती है। लास्ट में 1 हो जाती है। साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं, लेकिन कोस का ग्राफ ऐसा नहीं होता। कोस का ग्राफ 1 से शुरू होके 0 की तरफ आता है। अगर आगे देखना हो तो आगे इस तरीके से चलता है। नेगेटिव में भी एंगल्स होते हैं और नेगेटिव में भी इनकी वैल्यूज निकाली जाती है। वो सब आप 11th में पढ़ेंगे। ओके, अभी हमें क्या क्या डिस्कस करना है, यहाँ से यहाँ तक 0 से 90। जैसे जैसे एंगल बढ़ा वैल्यू डिक्रीज हो गई। वाई देखो पहले 1 था, फिर एंगल तो मैंने 30 ले लिया लेकिन वैल्यू और कम हो गई, फिर एंगल ये लिया, फिर वैल्यू और कम हो गई, 90 पे तो 0 ही हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये बात गलत हो गई। तो इट मींस फॉल्स, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके नेक्स्ट, टेन स्क्वायर 30 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर 30 10/3 है। इज मतलब क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसमें क्या है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलो अब एंगल थीटा 30, अच्छा 30 है, आई एम सॉरी, कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने सोचा थीटा है, यहाँ 30 ध्यान नहीं दिया मैंने। तो 30 है तो हमें चेक करना पड़ेगा, 30 है तो चेक करना पड़ेगा कि 10/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। 10 30 होता है 1/√3, स्क्वायर किया तो 1/3 बन गया। और 10 30 होता है कोटेंजेंट 30 होता है √3 का स्क्वायर किया 3 बना, एलसीएम लिया 1 प्लस 9 दैट इज 10/3, इट मीन्स इट इज ट्रू। तो ये ट्रू होगा। पहले मैंने सोचा ये शायद थीटा दिया हुआ है, तो थीटा में है तो फिर ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि ये इसके इक्वल हो सकता है क्या। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर थीटा है तो फिर तो किसी के भी इक्वल हो सकता है वो। लेकिन 30 है तो फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर चेक करना पड़ेगा कि हाँ इक्वल है कि नहीं। तो 10/3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, ये ट्रू है जब a किसके इक्वल होगा। वैल्यू पुट करके देखो एंगल की, एंगल को पुट करके चेक करो कौन सा ट्रू होगा। मैंने जैसे 0 डिग्री पुट किया तो साइन 2 इंटू 0 0 ही बन गया। ये साइन 0 डिग्री मुझे पता है 0 होता है, ये मैंने निकाला LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करता हूँ मैं, 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब देखो साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, 0 इंटू 2 ये भी 0। तो LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। तो यही तो कह रहा है कि ए की वैल्यू निकालो, यानी कि कौन सा एंगल है जिसके लिए दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो पहले ही ऑप्शन में आ गया तो हमें अब कुछ आगे चेक भी नहीं करना पड़ा। बाकी में आप ट्राई कर लेना, इक्वल नहीं आएगा ये तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है। टेबल आपको याद होगी, याद नहीं होगी तो आपको बनाने का तरीका तो पता ही है। बस एग्जाम में टेबल बनाओ और ये वैल्यूज पुट कर दो। देखो कोटेंजेंट 30 होता है √3 का स्क्वायर किया तो 3 प्लस, अब देखो आंसर तो यही निकल चुका है, आंसर तो निकल चुका है भाई, 3 है और कुछ प्लस में कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही बनेगा, तो आंसर तो यही होगा 6। क्लियर सी बात है भाई, कुछ तो ऐड ही करना पड़ेगा ना हमें। ऐसा तो ये जीरो तो होते नहीं है, कुछ ना कुछ तो नंबर होता है, और कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो क्लियर सी बात है कि 3 से बड़ा एक ही नंबर दिया हुआ है ऑप्शन में। बाकी आप अगर पूरा निकाल के देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोसिकेंड 30 मुझे पता है 1/2 होता है कोसिकेंड 30, कोसिकेंड 30 होता है 2 प्लस टेंजेंट 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर किया 1/3, तो 3 इंटू 1/3 ये 1 हो गया। तो 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, एक ही ऑप्शन है। वैसे तो पहली एक्सप्रेशन निकालती मैंने कई बार आपको बताया है कि ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे ना तो कई बार क्वेश्चन हमें हो सकता है 50% से कम सोल्व करना पड़े, जैसा कि इसके अंदर हुआ। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए भी है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखें और ऑप्शंस पर नजर पहले जरूर डाल लें, ऑप्शंस पर आपको जरूर नजर डालनी है। ओके ये तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है, 2 टेंजेंट 30 यानी कि 2 इंटू
1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 यानी कि 1/3। सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो बन रहा है ये 2/3, एलसीएम लेके माइनस किया है मैंने, तो 2 से ये 2 कट हो गया, 1/√3 और 1/3, 1/3 ऊपर जाएगा तो 3/1 हो गया, और ये इससे कट होके √3 बन गया। देखो एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जैसे 3 है, इसका मतलब होता है √3 इंटू √3, मतलब कि 3 के अंदर 2 √3 है, तो एक √3 अगर मैं कट कर दूंगा तो एक √3 और बच जाएगा, यानी कि √3। अब हमें चेक करना है √3 किस में बन रहा है, वैल्यू पुट कर करके हम चेक करेंगे। क्या cos 60 √3 होता है? नहीं। साइन नहीं। कोटेंजेंट 60 1/√3 होता है, टेंजेंट 60 √3 होता है। इट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दैट टेंजेंट थीटा प्लस 1/टेंजेंट थीटा 2 है, तो वैल्यू ऑफ कोसिकेंट। देखो काफी फेमस क्वेश्चन है और सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है सीबीएसई द्वारा। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे वो देख लेते हैं। कह रहा है टेंजेंट थीटा प्लस 1/टेंजेंट थीटा 2 के इक्वल है। हम देखो जब भी ऐसा होता है ना कि x और 1/x 2 के इक्वल हो, कोई भी, देखो ये इसका रेसिप्रोकल ही तो है। अब यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, क्योंकि कोटेंजेंट थीटा आपको पता होगा, कोटेंजेंट थीटा भी 1/टेंजेंट थीटा ही होता है, तो ऐसे भी आ जाए तो भी सेम क्वेश्चन है। ऐसे अगर आ जाए सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा, तो भी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो भी यही सेम बात होगी। या ऐसे आ जाए कि साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, ये 2 के इक्वल है। ऐसे केस में होता क्या है, दोनों वैल्यूज 1 1 होती है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, बस इतना ध्यान रखें आप। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि सिर्फ 1 और 1 के केस में, देखो 1 प्लस 1/1, ये भी 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, सिर्फ 1 के केस में ही ऐसा पॉसिबल है और किसी केस में पॉसिबल नहीं है। तो इससे मुझे पता चला भाई टेंजेंट क्या है, 1 है। टेंजेंट 1 होता कहाँ है, 45 पे, सीधा 45 रखो और आंसर निकालो। सीकेंड 45 क्या होगा, √2 होगा, तो आंसर निकल गया। सीकेंड 45 √2 होता है, आंसर निकल गया। इसी तरीके से अगर ये आ जाए कि सीकेंड प्लस कोस, ये 2 के इक्वल है। अगर सीकेंट प्लस कोस ये 2 के इक्वल है, तो भी ये दोनों 1 होंगे। ये दोनों 1 कहाँ होते हैं, थीटा 90 पे, सॉरी थीटा 0 पे, 0 डिग्री पर ये 1 होते हैं। तो अब 0 रख देंगे हम, जिस भी चीज की वैल्यू पूछी है उसके अंदर। अगर ये हो जाए कि ये 2 के इक्वल है, अब हमें बताना है कुछ भी, मान लो टेंजेंट पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, अब ये 1 कहाँ होते हैं, दोनों 90 डिग्री पे, तो टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड। तो ये याद रखना है आपको कि दोनों 2 के इक्वल है और एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो दोनों 1 होंगे। एक 1 चेक कर ले आप, जैसे टेंजेंट 1 45 पे, सीकेंट 1 90 पे, सॉरी सीकेंट 1 0 पे, साइन 1 90 पे, ये वैल्यूज रखें, आंसर अपने आप आ जाएगा। आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। मान लो इसके अंदर ये ऐसे पूछ लेता है कि टेंजेंट थीटा प्लस 1/टेंजेंट थीटा 2 के इक्वल है, तो बताओ टेंजेंट पावर 3 थीटा प्लस 1/टेंजेंट पावर 5 थीटा किसके इक्वल होगा, तो भी वो 2 के ही इक्वल होगा। कारण कि मुझे पता है टेंजेंट तो 1 है, 1 की कितनी भी पावर करूं 1 ही रहेगा। इधर भी 1 है, 1 की पावर 5 करूं तो भी 1 रहेगा, 1 प्लस 1 आंसर 2 ही आना है। अगर यहाँ माइनस पूछ लिया जाता है कि यहाँ प्लस की जगह माइनस है, तब इसका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों 1 है, 1 माइनस 1 0। इसी तरीके से इनको भी आप सेम तरीके से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं x tan 45 इंटू कोस 60 साइन 60 इंटू कोटेंजेंट 60। देखो वैल्यूज पुट करनी है, और जिसको ये पता है कि कोटेंजेंट कोस अपॉन साइन होता है, उसके लिए तो ये बिल्कुल आसान हो गया, डायरेक्ट वो 1 आंसर बता सकता है। देखो कैसे, x tan 45 कोस 60 इक्वल टू साइन 60, कोटेंजेंट मैं कह रहा हूं कोस अपॉन
साइन होता है। मैंने ये कहा कि कोटेंजेंट कोस अपॉन साइन होता है। भाई कोस इधर जाके डिवाइड में जाएगा तो इसको कट कर देगा, साइन से साइन इधर कट हो गया, 1 बच गया। अब 1045 खुद ही 1 होता है, खुद ही 1 होता है, तो x इक्वल टू सीधा सीधा 1 आ गया। x इक्वल टू 1 आ गया, हमें कोई वैल्यूज भी पुट नहीं करनी पड़ी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब वैल्यू पुट करके भी आपको मैं बता देता हूँ, वैल्यू भी आपको मैं पुट करके बता देता हूँ। वैल्यू पुट करते हैं, x 1045 हो गया 1, कोस 60 हो गया 1/2, साइन 60 हो गया √3/2, कोटेंजेंट 60 हो गया 1/√3। √3 से √3 कट, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इससे कट हो गया, x इक्वल टू 1, तो a इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 7 cos 30 प्लस 5 टेंजेंट 30 प्लस 6 कोटेंजेंट 60। सिंपल वैल्यू पुट करनी है और ऐड कर देना है। जैसे 7 cos 30 होता है √3/2, 10 30 होता है 1/√3, प्लस 6 इंटू कोटेंजेंट 60 होता है, ये भी 1/√3 ही होता है। 10 30 और कोटेंजेंट 60 इक्वल होते हैं, दोनों 1/√3 के इक्वल होते हैं। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम बनता है 2√3, 2 से 2 कटा, √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 7√3 इंटू √3, 7 इंटू 3, √3 से √3 कट गया, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 10, √3 से √3 कट गया, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 12, तो सिंप्लीफाई करें जरा, 43 बन रहा है, 43/2√3, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इजी है, आपको अगर वैल्यूज़ याद है और आपको ये याद है कि p/b क्या होता है, h/p क्या होता है, ये सब अगर याद है तो बहुत ही इजीली इसके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द टेंजेंट थीटा माइनस 4/टेंजेंट थीटा 3 के इक्वल है, देन साइन स्क्वायर थीटा बताना है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ज़्यादा तरीके से आपको समझना है, तरीके से समझना है। लास्ट में मैं इसको आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन होगा कैसे। देखो इधर टेंजेंट है, -4/टेंजेंट है, यही कंफ्यूजन है यहाँ पे, 4/टेंजेंट इक्वल टू 3। मैं क्या करता हूँ, x मान लेता हूँ, लेट एक बार के लिए टेंजेंट थीटा को x मान लिया, ताकि इक्वेशन ऐसे बने, x माइनस 4/x इक्वल टू 3। ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं देखो इधर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करता हूँ, तो x इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा x², ये जो 3x है उसको इधर ले आओ, -3x -4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें सोल्व करना है तो वही फैक्टर्स और वो सब करना पड़ेगा, जैसे हम सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में जीरोस निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसकी जीरोस निकल रही हैं, x-4 एंड x+1, x की वैल्यू 4 हो गई या फिर -1 हो गई। तो इस तरीके से हम वैल्यूज इसकी निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको। कैसे, मैं मान लेता हूँ कि 4 है। देखो एक बार के लिए टेंजेंट को 4 मानना है, 4 से आंसर नहीं आए तो -1 मानना है, ये तो मानना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो मैंने 4 मान लिया। अब देखो ये क्या है, तो टेंजेंट को मैंने 4 माना, इसका मतलब क्या हुआ कि 4/1 है, एक टाइप से ये टेंजेंट क्या है, 4/1 है। या तो आपके अंदर इतना दिमाग हो कि आप डायरेक्ट 4 पुट, मतलब क्या हो सकती है टेंजेंट की वैल्यू, डायरेक्ट सोच लें कि 4 माइनस 4/4, ये 1 हो गया, 4 माइनस 1 3, तो टेंजेंट की वैल्यू 4 है, या तो आप यहाँ से सोच लें। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है ना कि ऐसा ही कुछ दिया होगा, हो सकता है कुछ अलग आ जाए, उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, तो उसके लिए ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, टेंजेंट थीटा मैंने देखा 4/1 आ गया, तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं निकालूंगा हाइपोटेनस, दैट इज √17, स्क्वायर रूट ऑफ 17 आ गया। ओके, अब साइन स्क्वायर निकालना है,
पहले साइन निकाल दो 4/17, फिर साइन स्क्वायर निकाल दो 16/17, 4/√17 का स्क्वायर, 4/√17 का स्क्वायर किया तो 16/17 आ गया। तो ये इसका एक तरीका है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ थोड़ा, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने देखने पर ये पता चलता है जो जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे और आपको नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की, तो आप इजीली आंसर डायरेक्ट सी पुट कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे आप पुट करोगे, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा निकालना है हमें। साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये सब दिए हुए, परपेंडिकुलर स्क्वायर और हाइपोटेनस स्क्वायर दिए हुए। अगर बेस स्क्वायर निकालना है सीधा मैं माइनस कर सकता हूँ, जैसे इधर बेस का स्क्वायर कितना आएगा 13, इधर बेस का स्क्वायर कितना आएगा 17 - 3 दैट इज 14, इधर बेस का स्क्वायर 1, इधर बेस का स्क्वायर 5/17, तो 17 - 5 12। अब देखो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस ही तो होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, बेस तो आएगा इन दोनों में। और आंसर देखो कहीं भी रूट नहीं यूज हो रहा, कहीं पर भी तुम्हें रूट नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब जो बेस है वो रूट में नहीं है, ये तो क्लियर बात हो जाती है। परपेंडिकुलर भी रूट में नहीं है, बेस भी रूट में नहीं है, बेस भी स्क्वायर रूट में नहीं है। अब देखो बेस स्क्वायर तो हमें पता चल गया 13 है, लेकिन अगर मैं यहाँ से बेस निकालता हूँ तो रूट में निकलता है, रूट में निकल रहा है, यहाँ से भी रूट में निकल रहा है, यहाँ से भी रूट में निकल रहा है, 1 का रूट 1 होता है, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये रूट में नहीं आ रहा। देखो ये खाली बस आप ये कह सकते हैं थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा दी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैंने देखा रूट में नहीं आ रहा, और ये तो स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है, अगर इसमें तो रूट की कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें अगर रूट आ भी रहा होगा तो वो खत्म हो चुका होगा, लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ बेस तो आता है, बेस आता है। और परपेंडिकुलर स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर का रेशियो हमें निकालना है, यानी कि ऊपर वाला परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, नीचे वाला बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो डिफरेंस लिया तो वो बेस का स्क्वायर आ गया। अब मुझे ये देखना है बेस का स्क्वायर रूट में ना हो, किस में ऐसा हो सकता है, तो सी ऑप्शन में ही ऐसा हो रहा है। बाकी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। साइन अल्फा दिया हुआ है, कोस अल्फा दिया हुआ है, कोस बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा, बहुत इजी है। साइन अल्फा 1/2 कहाँ होता है, 1/2 30 पे होता है, इसका मतलब एंगल 30 हो गया। कोस भी 1/2 है, कोस 1/2 कहाँ होता है, 60 पे होता है, और अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है 90 हो गया। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये भी वही है, उसी टाइप का ही है। टेंजेंट 1/√3, तो हमें पता है कहाँ होता है, 30 पे होता है 1/√3। टेंजेंट बी √3 है, हमें पता है √3 कहाँ होता है, 60 पे होता है, तो टेंजेंट ए प्लस बी यानी कि टेंजेंट 90 निकालना है हमें, नॉट डिफाइंड। आपको बस वैल्यूज याद होनी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ √3 इंटू टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, देन इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो या तो आपको कोई एंगल पुट करके देख लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, जैसे कि मान लो मैंने थीटा को 30 रखा, मान लो कि मैंने थीटा को 30 रखा, ठीक है, थीटा को मैंने 30 रखा, एक बार के लिए बस जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मैंने थीटा को रख दिया 30, तो क्या होगा, √3, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, ये 1 बन रहा है। अब RHS देखो 30 रखा तो 2 इंटू 1/2, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो हम 30 एंगल पुट कर सकते हैं, आंसर हमारा कभी भी गलत नहीं होगा, आंसर गलत नहीं होगा। पुट करके देख लो, साइन 30 1/2 1/4 माइनस कोस 30 √3/2, तो ये हो गया 3/4, माइनस किया तो -2/4, -2/4, इट मीन्स -1/2। अच्छा दूसरा तरीका भी इसका देख लेते हैं,
कि अगर मान लो एंगल एकदम से दिमाग में नहीं आया, तब हम कैसे करेंगे इसको? तब हम क्या कर सकते हैं, √3 ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। पी से तो पी उड़ गया। अब या तो बी को इधर ले जाओ, चलो बी को ले जाते हैं। बी को मैं इधर ले गया तो बी अपॉन एच क्या बटा, √3/2 बन गया, यानी कि कोस √3/2 है। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि थीटा 30 है। यहां से हमें पता चल गया कि थीटा 30 है, तो 30 अब रख सकते हैं हम। 30 रखेंगे, आंसर फिर से वही -1/2, आंसर फिर से वही आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज इसको साइन बाय कोस लिख लो, वो सेम ट्रिक है, वो सेम ट्रिक है। साइन बाय कोस लिखो और 2 साइन लिख लो, और साइन से साइन कट जाएगा, कोस को इधर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2। यहां से भी थीटा 30 निकलता है, वैल्यू पुट करो, सोल्व कर दो, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखो इसको देखते ही हमें पता चल रहा है कि थीटा 45 है यहाँ पर। कैसे? इसने कहा कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 के इक्वल है। कोस थीटा को इधर ले जाओ जरा, तो साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल है। अब हमें ये तो सबको याद ही होता है कि साइन थीटा और कोस थीटा कहाँ इक्वल होते हैं, 45 पे। 45 पे दोनों की वैल्यू 1/√2 1/√2 होती है, इक्वल होते हैं ना दोनों 45 पे। तो इसका मतलब एंगल 45 है, सीधा 45 रखो ना। 1/√2, 1/√2 की पावर 4 करनी है, 1/4 हो गया, प्लस फिर से वही 1/√2 की पावर 4, फिर से 1/4, 1/4 1/4 2/4, 2/4 यानी कि 1/2, 2/4 यानी कि 1/2। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है। सिर्फ जैसे m इंटू टेंजेंट 30 होता है 1/√3, कोटेंजेंट 60 अगेन 1/√3, साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2। ये तो बनेगा 3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और नीचे है 2, तो 3/2, सिंपल 3/2 हो जाएगा, 3/2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हम इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 तक सोल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं अभी क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 45, टोटल 45 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2, जिसके अंदर हम ये बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।